देखो लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है उसको समझते हैं पहले अच्छे से। ये क्या है, इसको कभी भी शॉर्ट में कहते हैं एलएसएम। और दूसरा क्या होता है, मैंने एक बताया था लिमिट स्टेट मेथड। हम लोग डिजाइनिंग कर रहे होते हैं दो मेथड से करते हैं। एक तो हम लोग करते हैं होता है आपका वर्किंग स्टेट मेथड और एक होता है हमारा लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड जो है सबसे पहली बात ये है हमेशा किस पे जो है डिपेंड करता है, अल्टीमेट लोड पे। ये जो है अल्टीमेट लोड पे ही डिजाइन होता है। हमारी कोई भी हमारी क्या है बीम, हम लोग बीम डिजाइन कर रहे होते हैं। कौन सी बीम डिजाइन कर रहे होते हैं भाई, मान लो अंडर रेनफोर्समेंट बीम डिजाइन कर रहे होते हैं। अंडर रेनफोर्समेंट बीम डिजाइन कर रहे होते हैं, रेनफोर्समेंट, या फिर हम लोग ओवर रेनफोर्समेंट बीम डिजाइन कर रहे होते हैं, ओवर रेनफोर्समेंट। तो ये दोनों चीजें क्या है हमारी, ये दोनों की दोनों बीम जो है मेरी, हम लोग दो तरीके के मेथड से डिजाइन करते हैं। एक तो है वर्किंग मेथड और एक है हमारा लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो वर्किंग स्टेट मेथड क्या है, वो कोलैप्स मतलब उसमें क्या है, वो वर्किंग लोड पे तुम्हारा वर्किंग लोड की वजह से होता था, और लिमिट स्टेट मेथड क्या अल्टीमेट लोड की वजह से होता था। तो आजकल तो यूज हो रहा है आईएस 456 जो यूज करता है 2000, वो आपका लिमिट स्टेट मेथड यूज करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें दो चीजें पढ़नी होती हैं कि लिमिट स्टेट की दो मेन बातें क्या है। एक है आपकी कोलैप्सिबिलिटी, एक है आपकी कोलैप्सिबिलिटी। दो बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी आपकी सर्विसिबिलिटी। अब कोलैप्सिबिलिटी और सर्विसिबिलिटी क्या है तुम्हारा, कोलैप्सी क्या है, कोलैप्स की वजह से तुम्हारा आएगा तुम्हारा फेलियर। क्या है, कोई बीम है तुम्हारी और वो एकदम से कोलैप्स हो जाती है तुम्हारी, फेल हो जाती है तुम्हारी। अब वो फेलियर किस वजह से हो सकती है तुम्हारी, मान लो वो हो सकती है तुम्हारी कंप्रेशन की वजह से, तुम्हारी कंप्रेशन की वजह से फेल हो गई तुम्हारी। ठीक है, दूसरा वो फ्लेक्सुरल की वजह से फेल हो सकती है, फ्लेक्सुरल लोडिंग आ गई उसके अंदर तो वो फेल हो गई तुम्हारी। प्लस टेंशन की वजह से तुम्हारी टॉर्जन की वजह से फेल हो सकती है तुम्हारी, टॉर्जन की वजह से फेल हो गई तुम्हारी, टोरोजन की वजह से फेल हो गई मान लो तुम्हारा। और दूसरा शेयर की वजह से तुम्हारी फेल हो गई तुम्हारी, शेयर की वजह से तुम्हारी क्या होगी, फेलियर आ गया तुम्हारा। तो कोलैप्सिबिलिटी में तीन बातें याद रखनी है। और सर्विसिबिलिटी क्या कहती है, कोलैप्स लोड क्या है तुम्हारा, मतलब मेरी बीम क्या हो रही है, फेल हो रही है मेरी, किसी चीज की वजह से फेल हो रही है, कंप्रेशन की वजह से हो सकती है। अब बीम में कैसे इस तरह का कंप्रेशन लोड पड़ रहा है तो फेल होगी मेरी। दूसरा क्या है, फ्लेक्सुरल का मतलब क्या होता है, बेंडिंग। फ्लेक्सुरल मतलब क्या है, कोई बीम है मेरी, इस तरीके से बीम है और उसके अंदर बेंडिंग आ गई तुम्हारी तो फेल हो गई तुम्हारी, है ना। दूसरा क्या है, टोर्जन तुम्हारा उसके अंदर आ गया तुम्हारा, टोर्जन तुम्हें पता है रोटेशन की वजह से आता है तुम्हारा। और दूसरा तुम्हारा क्या है, शेयर फेलियर तुम्हारा। शेयर फेलियर मतलब क्या कैसे होता है, इस तरीके से फेलियर आ गया तुम्हारा। दूसरा क्या है, सर्विसिबिलिटी क्या है, अब तुम फेलियर होने से पहले तुम्हारा देखो क्या है, सर्विसिबिलिटी तुम्हारी क्रैकिंग है, एक दूसरा तुम्हारा डिफ्लेक्शन है, तुम्हारा डिफ्लेक्शन की वजह से आती है, और तुम्हारा क्या होता है, वाइब्रेशन की वजह से आती है। मतलब कहने का क्या है, जब मेरी बीम फेल हो रही है तुम्हारी, कंप्रेशन या फेलियर लोड और टोर्जन या कुछ शेयर फेलियर की वजह से हो रही है तुम्हारी, पर लेकिन उससे पहले उसके अंदर क्या हो, कहीं ना कहीं क्रैकिंग आएगी, कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन आएगा, कहीं ना कहीं वाइब्रेशन आएगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सर्विसिबिलिटी किसकी वजह से होती है तुम्हारी, और पूछा गया है कोलैप्सिबिलिटी किस वजह से होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारा। ठीक है भाई, अब जैसे कि मैंने बताया था आपको सारी चीजें बताई थी, अब जैसे कि मैंने बताया था M10 है ना, इसकी अगर आपसे पूछा जाए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी है तो वो कितनी बनेगी, जा करके 10 बन जाएगी तुम्हारी। अगर मैं कहूँ M15 इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी बनेगी, जा करके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, क्योंकि मेरी क्या होती है, FCK होती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसकी M20 इसकी क्या बनेगी, जा करके 20 बन जाएगी तुम्हारी। अब मैं कहूँ M30 तो इसकी कितनी बन जाएगी, 30 बन जाएगी तुम्हारी। और ये कहूँ M35 तो इसकी कितनी बन जाएगी, M35 बन जाएगी। और M40 में कहूँ तो ये क्या बन जाएगी, 40 बन जाएगी। अब मैंने सबके में रेशो मैंने बता देता हूँ यहीं पे। देखो हमारे कुछ रेशियोज होते हैं तो मैंने तुम्हें पूरा बताया नहीं है, पर यहाँ बता देता हूँ। हमारा M5 और एक M7.5 तो जो मेरा रेशियो होता है वो M5 का होता है 1:5:10 होता है तुम्हारा। M7.5 के लिए जो रेशियो होता है 1:4:8 होता है। अगर मैंने मुझे निकालना 1/2 तो मैं बताया था मैंने कैसे लेते हैं, वॉल्यूम बैक लेते हैं 1.54 और
और जो टोटल होता है उसको डिवाइड करके हमारा जो भी मीटर क्यूब में आएगा हमारा वो वॉल्यूम में आ जाएगा हमारा, और उसको हम उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारी केजी में आ जाएगा, 50 से डिवाइड कर देंगे हमारा, तो वो हमारा बैग में आ जाएगा। तो ये तो हमारा क्या है M7.5, इससे हमारा जो रेशो बन गया, ये तुम्हारे रेशो बन गया तुम्हारे एक बैग सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। M10 का रेशो हो गया आपका 1:3:6। एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, 1:2 है। दूसरा है L15, इसका क्या होगा आपका 1:2:4 हो गया आपका। इसका क्या बन गया भाई 1:1.5:3 बन गया आपका। दूसरा है जो M30 है, इसका क्या M25 M25 आपका लिखा नहीं मैंने, तो M25 का कितना हो गया आपका 1:1:2 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप मुझे जाओगे कि वो कितना होगा 1:0.75 और इसका उसका ट्वाइस जो कर दोगे आप वो आ जाएगा। तो ठीक है, इस तरह का अगर आप उसका करोगे कितना आएगा 1.5 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से इसको यहाँ जाओगे तो 0.5 और फिर ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो 1:0.25 और ये क्या आ जाएगा सुंदरी। वही फॉर्मूला याद रखा 1:2 है, ठीक है। चीज है सीमेंट तो एक बैग रहेगा ही रहेगा तुम्हारा, उसका वो हमेशा दूना हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद हमारे सीमेंट रेशियो है वो सारी चीजें लिखवा रखी है आपको, तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारी। दूसरा क्या है मैंने एक चीज बताई थी पार्सल सेफ्टी फैक्टर। पार्सल सेफ्टी फैक्टर वो क्या होता है, पार्सल सेफ्टी फैक्टर। पार्सल सेफ्टी फैक्टर से पहले एक बात और आपको पता होनी चाहिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेते थे, कितनी लेते थे हम लोग लेते थे स्टील के लिए। स्टील के लिए होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कितनी लेते हैं 1.8, कितनी होती है 1.8 होती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे होते हैं किसी कंटेंट के लिए तो वो कितनी लेते हैं 3 लेते हैं, और मोस्टली हम लोग 3 ले रहे होते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। ये है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जो तुम्हारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे होते हैं, पर लिमिट स्टेट में हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे पार्सल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं। हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे पार्सल सेफ्टी फैक्टर लेंगे। वो कितना लेंगे हम लोग पार्सल सेफ्टी फैक्टर, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग ये जो है FOS या फिर मैं कहूँ पार्सल सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये जो है तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा कहीं जा करके, इसको हम लोग गाँव में MS से डिनोट कर सकते हैं, पर लेकिन पार्सल सेफ्टी फैक्टर पूरी फुल फॉर्म ही लिखी है। तो वो बन रहा है कैंडिडेट के लिए हो जाएगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर कई बार पूछा गया 1.50 और हम जब बात करेंगे किसकी स्टील की तो वो आ जाता है आपका 1.15। अब देखो अब क्या मैंने यह हम बता रहा मैं आपको पार्सल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं कैंडिडेट के लिए कितना ले सकते हैं 1.50 और स्टील के लिए लेते हैं हम लोग 1.15। अब क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया था, तो एक हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो बन रही है वो आपकी किस तरीके से बनती है, पहले तो थोड़ा सा आपकी ऐसे स्ट्रेट है, फिर आपकी ये पैराबोलिक बन जाती है, ये कुछ इस तरीके से बन रही थी इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे जो आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था आपका 0.02 पे यहाँ पे। इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रूफ स्ट्रेस भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग प्रूफ स्ट्रेस भी कह रहे हो। तो मैक्सिमम स्ट्रेन कितना हो सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेन कितना जा रहा था वो आपका जा रहा था 0.0035। मैक्सिमम स्ट्रेन किसी भी कंप्रेशन मेंबर के फाइबर पे कितना जाता है 0.0035। अब देखो एक बार बताइएगा, मैंने जैसे कि मैंने बताया आपको जो यहाँ पे इसकी मैं अगर लूँ यहाँ पे मैं कंक्रीट की जब परमिसिव स्ट्रेस की बात करी थी, मैंने कंक्रीट की जब परमिसिव स्ट्रेस की बात करी थी तो वो कितनी आई थी, वो आई थी मेरी 0.67 FC की आई थी। और मैक्सिमम मेरी जो है स्ट्रेस कितनी आती है वो मेरी FC की कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब मैं बात करूँगा 0.2 प्रूफ स्ट्रेस तो मेरी अगर मैं डिजाइन स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ, मैं क्या निकालना चाहता हूँ डिजाइन स्ट्रेस। जब भी बात करते हैं हम लोग डिजाइन स्ट्रेस की तो वो क्या करोगे आप 0.67 FC के जो परमिसिव स्ट्रेस आई है आपकी उसको आप डिवाइड कर देना है किससे, उसको डिवाइड कर देना है आपको जो भी आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया कंक्रीट के लिए कितना आया मान लो आपको 1.50।
1.50 से जब इसको डिवाइड करोगे आप तो वो बन जाएगा आपका कितना 0.45 एफसीएम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिजाइन स्ट्रेस होगी आपकी, डिजाइन स्ट्रेस होगी किसके लिए, इन केस ऑफ कंक्रीट के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा जो है जब बात करेंगे हम लोग किसकी जब बात कर रहे होते हैं यील्ड स्ट्रेस है ना, स्टील के लिए हम बात कर रहे हैं कि भाई स्टील की डिजाइन स्ट्रेस निकालो, तो हमारी स्टील की डिजाइन स्ट्रेस होती है वो क्या होती है F/0.5 बता कितनी होती है F/, होती है मेरी, और जब मैं इसको लेता हूँ इससे तो वो कितना आ जाएगा आपका 1.15। इसकी जो स्टील की डिजाइन स्ट्रेस होती है वो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। स्टील के केस में आपकी जो डिजाइन स्ट्रेस बनती है वो बन जाती है आपकी 0.87 F/, और यही इसका अजप्शन है। अजप्शन क्या कहता है, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, प्लेन सेक्शन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर जो है आपकी वो आपकी प्लेन ही रहेगा आपका, बिफोर बेंडिंग से पहले और उसके बेंडिंग होने के बाद में। तो एक तो आपका अजप्शन ये है, दूसरा क्या है जो कंप्रेशन जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेन जो आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है किसी भी कंप्रेसर आउटर फाइबर पे, वो आपका कितना आ रहा है 0.0035, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रूफ स्ट्रेस कितना जनरेट हुआ है आपका, वो हुआ है 0.002 पे, कितनी स्ट्रेन पे 0.002 पे प्रूफ स्ट्रेस जो है आपका मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट हो रहा होता है। तो ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं है अच्छे से। अब देखो, अब मेरे कुछ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं हाल लिखता हूं ऊपर, यहाँ पे जो है आपकी जैसे कि मान लो मैंने कहा अगर डेड लोड है आपका, डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके जो मेरे अगर कोलैप्स सर्विसिबिलिटी, हम लोग जो लिमिट स्टेट मेथड है हम लोग दो चीज देख रहे होते हैं उसके लिए, क्या देख रहे होंगे भाई, उसके अंदर जो फेलियर है तुम्हारा बीम के अंदर वो कोलैप्सिबिलिटी की वजह से आएगा या फिर सर्विसिबिलिटी क्रैकिंग और डिफ्लेक्शन और वाइब्रेशन की वजह से आती है। और जो सर्विसिबिलिटी जो आपका मान लो जो आपका कोलैप्स है वो किस वजह से आता है आपका फ्लैक्चर और कंप्रेशन, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो क्या है आपका डेड लोड और लाइव लोड है, मान लो क्या है भाई डेड लोड और लाइव लोड, तो उसमें हम कोलैप्स है एक तरफ लिख लोगे आप कोलैप्स, ठीक है, एक तरफ लिख लिया आपने कोलैप्स और दूसरी तरफ लिख लेंगे आप क्या यहाँ पे सर्विसिबिलिटी। अब इसमें आप चेक करोगे कोलैप्स में जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो कितना आएगा और इसमें कितना आएगा तुम्हारा, तो ये कितना आएगा आपका 1.50 आ जाएगा आपका, ठीक है भाई 1.50, और यहाँ पे जो है आपका सर्विसिबिलिटी में आ जाएगा वो आपका 1 के करीब आ जाएगा आपका। अब मान लो आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग है, अच्छा डेड लोड और अब क्या है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग, डेड लोड प्लस विंड लोड, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ विंड लोड, और विंड लोड को ही हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक लोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात आपको याद रखनी है आपको, ठीक है। डेड लोड लागू की वजह से कितना है कोलैप्स में 1.5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, और इसमें कितना लोगे आप 1 लोगे आप। अब मैंने क्या कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग ले ली, डेड लोड और विंड लोड को हम लोग कह सकते हैं अर्थक्वेक लोड, तो भी आपका कितना लोगे, तो भी आपका 1.5 इसके लिए कोलैप्स के लिए और सर्विसिबिलिटी के लिए कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। चीजें क्लियर है, अच्छे से क्लियर है कि नहीं है। अब मान लो मैं कह रहा हूँ मैं अगर चेकिंग स्टेबिलिटी है ना, अगर आपको स्टेबिलिटी चेकिंग करनी हो, अब दो केस बनते हैं, ये तो आपका क्या है नॉर्मल केस है, ये आपका बन जाएगा नॉर्मल केस। दूसरा क्या है अगर चेकिंग स्टेबिलिटी कर रहे हो आप, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा चेकिंग स्टेबिलिटी के केस में अगर कोलैप्स है आपका तो आपका डेड लोड किस वजह से आता है, सेल्फेट की वजह से आता है आपका, और विंड लोड जो है आपका वो क्या है एक प्रकार का अर्थक्वेक लोड है आपका, अर्थक्वेक लोड है, दोनों ही लोड मेरे एक तरीके की लोड है। इसकी वजह से जो आ रहा है आपका तो वो लेंगे आप 0.9, कोलैप्सिबिलिटी में कितना लोगे आप 0.9 और इसमें कितना लोगे आप 1, ठीक है भाई। चीजें क्लियर अच्छे से। अब जो है अब कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग हम लोग डेड लोड लाइव लोड प्लस विंड लोड, ठीक है। अब मैं कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं हल दे रहा हूँ, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग ले रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग, कौन सी लोडिंग है
जिसमें आपका डेड लोड भी आ रहा है, विंड लोड भी आ रहा है एंड लाइव लोड भी आ रहा है आपका, एंड लाइव लोड भी आ रहा है आपको। तो अब आपको सबसे पहले क्या है, अब सारी लोडिंग आ रही है तो आपको सिर्फ डेड लोड के हिसाब से पूछा जाएगा तो कितना लोगे। पहले कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग तो है इसकी, और उस कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग में भी एक क्राइटेरिया सिर्फ डेड लोड, फिर विंड लोड और लाइव लोड की वजह से ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा आपका। ये क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तब आपको सारी चीजें क्लियर होगी। तो डेड लोड की वजह से आएगा वो कितना आएगा, कोलैप्सिबिलिटी में 1.2 आएगा, यहाँ पे 1.2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और जो लाइव लोड की वजह से आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 1.2, लाइव लोड की वजह से भी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे जाकर के 0.8, ठीक है। और इसी तरीके से लाइव लोड की वजह से दूसरा हम लोग विंड लोड की वजह से, विंड लोड की और अर्थिंग लोड इसकी वजह से आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 1.2 और ये आ जाएगा आपका 0.8, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग डेड लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, इसमें आपका सिर्फ डेड लोड की वजह से कोलैप्सिबिलिटी पूछी जाएगी तो 1.2, और इसमें आपकी सर्विसिबिलिटी है। एग्जाम में आपका मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है चेकिंग स्टेबिलिटी वाला, कोलैप्स लोड पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट 0.9, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है आपके। तो चीजें क्लियर है अच्छे से, है ना। अब मैंने आपको पता है क्या इसका एजम्पशन क्या है। हमेशा एजम्पशन कोई भी आप अगर बीम डिजाइन कर रहे होते हो, अगर आप बीम डिजाइन कर रहे होते तो पहला एजम्पशन क्या है, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। और जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेन है, वो आपका मैक्सिमम स्ट्रेन है वो कितना आएगा आपका 0.0035 आउटर फाइबर, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंप्रेशन आउटर फाइबर में कितना आएगा आपका 0.0035, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें है, ये आपको बता दो और पूरी पिक्चर को सारी चीजें को बता सकूँ, ठीक है। और डेड लोड एक बात बताई थी मैंने कि जो डेड लोड है, डेड लोड के लिए कौन सा कोड था, याद है कुछ, तो डेड लोड के लिए कौन सा 875 पार्ट 1, और लाइव लोड के लिए पार्ट 2 875 पार्ट 2, और आपका अगर विंड लोड है, अर्थक्वेक लोड है तो पार्ट 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो देखो डिजाइन ब्लॉक पैरामीटर्स हैं, इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। डिजाइन ब्लॉक पैरामीटर, देखो ये क्या होता है कि मेरी जो बीम होती है वो मेरी हमेशा कैसे डिजाइन हो रही थी, रेक्टेंगुलर सेक्शन में डिजाइन हो रही होती है। तो उसका जो स्ट्रेच डायग्राम है वो कैसा बनता है, स्ट्रेच डायग्राम में जो बनेगा आपका वो बनेगा आपका पैराबोलिक शेप का। स्ट्रेच डायग्राम हमेशा इसका पैराबोलिक शेप का बनता है, ये बात आपको याद रखिए। दूसरी बात क्या है आपकी, जो इसका स्ट्रेन डायग्राम है, वो जो स्ट्रेन डायग्राम है वो हमेशा कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर शेप का बनेगा। कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर शेप का बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अब क्या है, मैंने मान लो यहाँ पे मेरा क्या है, डिजाइन स्ट्रेस है यहाँ पे, तो डिजाइन स्ट्रेस कैसे आया था, परमिसिबल स्ट्रेस दी थी, उसको हमने क्या करा था, फटाफट से डिजाइन कर दिया, तो ये मेरा क्या है, डिजाइन स्ट्रेस आ गया किसका, इन केस ऑफ स्ट्रेस डायग्राम कंटिन्यूटी हमारा। और जब बात करी मैंने किसकी, जब मैंने बात करी स्टील की, तो स्टील क्या है आपकी, ये जो है आपका पिछला है 0.87 एफ बाई। अब आप इसमें इसको भी आपने एफ बाई को किससे डिवाइड किया, 1.15 से 1.15 से आपका ये क्या आ गया आपका डिजाइन स्ट्रेस आ गया इन केस ऑफ स्टील। तो एक बात समझेंगे हम लोग, ये है आपकी न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। और ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, तो ऊपर वाला जो सेक्शन होता है, ऊपर वाला सेक्शन होता है वो हमेशा कंप्रेशन जोन होता है, इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। और जो नीचे वाला सेक्शन होता है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला, वो क्या होता है, टेंशन। तो बीम क्या है, ऊपर वाला सेक्शन है क्या होता है आपका कंप्रेसिव लोड ले रहा होता है, और जो नीचे वाला सेक्शन है वो आपका टेंसाइल लोड ले रहा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये समझनी है। दूसरी बात क्या है आपको, फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम, फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम की हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल ले लेंगे। हम लोग क्या ले लेंगे भाई, सिमिलर ट्रायंगल ले लेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या आ जाएगा आपका, सिमिलर ट्रायंगल से 0.0035
हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन कितना आया था, जैसे हम लोगों ने देखा था ये एक डायग्राम बनाया था मैंने स्ट्रेन कर्व का, तो यहाँ से यहाँ तक का रेक्टेंगुलर सेक्शन और तुम्हारा पैराबोलिक और मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी पाई थी 0.0035। ठीक है, और मैक्सिमम स्ट्रेस ये आपकी 0.0, ये आपका क्या था यहाँ पे था आपका, जहाँ पे रेक्टेंगुलर खत्म होता है आपका, मतलब रेक्टेंगुलर जहाँ पे आपका एंड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है रेक्टेंगुलर सेक्शन है यहाँ पे 0.002 और ये आपका मैक्सिमम पे 0.035। तो अब सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, हम लोग ए बी की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पे। तो ए बी की वैल्यू कैसे आएगी आपकी, वो आ जाएगी 0.0035 और ए सी अपॉन ए सी आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, दूसरा क्या है आपका, ये दूसरा आ जाएगा 0.002 अपॉन ए बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने ए बी और ए सी और ए बी को आपने क्या करा, सिमिलर ट्रायंगल से, मतलब क्या है बड़ा वाला और छोटा वाला, बड़ा वाला तो बड़े वाले के लिए क्या करा 0.0035 और अपॉन ए सी, और फिर छोटे वाले के लिए आपने क्या करा 0.002 अपॉन ए बी। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व करा तो आपकी जो ए सी की यहाँ पे हम लोग ए बी की वैल्यू निकाल देंगे आप, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4/7 XU आ जाएगा। 4/7 XU क्या है, क्योंकि XU क्या है, AC है, ठीक है, मैंने तो उसको गुणा करा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा आपका 0.0035 और ये आ जाएगा आपका, ये जो है यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा आपका, तो ये जो है नीचे चला जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका ऊपर, ये जो है आपका, तो इसको ये जो आपको यहाँ पे लेकर के आना है, इसको नीचे लेकर जाओगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 0.002 इंटू AC। AC क्या है, दिस इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, जो कि आपके क्या आ गई XU आ गई। अब मैं यहाँ से BC की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो BC क्या आ जाएगा XU माइनस 4/7 कर दूंगा मैं, XU माइनस 4/7 और ये आ जाएगा आपका XU। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी BC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/7, ये यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं, BC की जो वैल्यू आ गई आपकी वो आ गई 3/7 XU। ये दोनों वैल्यू आपने निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या आपका 3/7 आ गया, ये आपका क्या आ गया 4/7 निकाल दिया आपने। अब मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ, रेक्टेंगुलर सेक्शन है आपका, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हम लोग उसका कंप्रेसिव फोर्स निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे भाई, कंप्रेसिव फोर्स निकालेंगे हम लोग। कंप्रेसिव फोर्स मैं यहाँ पे देता हूँ, कंप्रेसिव फोर्स निकालेंगे इन रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो वो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ स्ट्रेस, एरिया ऑफ भाई कंप्रेसिव फोर्स कौन सा है C1, ये भी आपका कंप्रेसिव और ये आपका C2, ये भी कंप्रेसिव फोर्स आपका। नीचे वाला जो सेक्शन है स्टील है, यहाँ पे क्या है स्टील है आपका, यहाँ पे स्टील है, तो पैराबोलिक शेप क्या है आपका, ये तो इस यहाँ पर हम क्या निकालेंगे कंप्रेसिव फोर्स निकालेंगे। तो कंप्रेसिव फोर्स अगर मैं निकालूं किसके हेल्प से, स्ट्रेन की हेल्प से अगर निकाला जाए, या फिर मैं स्ट्रेस डायग्राम में निकालूंगा, मैं किसमें निकालूंगा, सिर्फ स्ट्रेस में निकाल दूंगा। तो क्या करूंगा मैं, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम कौन सा रेक्टेंगुलर सेक्शन है आपका, गुणा विड्थ ऑफ द सेक्शन, विड्थ ऑफ द सेक्शन। अभी सिर्फ ऊपर वाला आपने एरिया ले रहा है, तो ये वाला जो एरिया बनेगा कहीं ना कहीं जाकर आपका सिर्फ रेक्टेंगुलर बनेगा, नीचे वाला जो एरिया वो क्या आपका पैराबोलिक एरिया है आपका। तो हम इसका हम लोग इसका पैराबोलिक का अलग निकालेंगे हम लोग कंप्रेसिव फोर्स, इसका अलग फोर्स निकालेंगे हम लोग, और दोनों को हम ऐड कर देंगे हम लोग। तो इसका कंप्रेसिव फोर्स निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, तो इसका निकाला हमने तो वो आ जाएगा आपका भाई एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो या फिर मैं तो वो क्या आ जाएगा एरिया इनटू बेस कर दोगे आप, तो वो आ जाएगा आपका जा करके क्या करें बेस 0.45 SG है ना। और क्या है आपका ये जो है एरिया टू विड्थ, तो जो एरिया है क्या है ये क्या होगा विड्थ होगी प्लस इसकी कुछ हाइट होगी आपकी, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो वो हाइट कितनी मिली थी हम लोगों ने 3/7 XU आ जाएगा, 3/7 XU आ जाएगा, ठीक है भाई। और इंटू ये आ जाएगा आपका B, 3/7 XU इंटू B। तो इससे जो वैल्यू आएगी मेरी वो आ जाएगी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट C1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी। C1 क्या है ऊपर वाला है,
C1 क्या है मेरा, तो ये वाला सेक्शन है यहाँ पे, इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू ली। अगर किसी के दिमाग में आएगा 4/7 क्यों मिली, तो मैंने क्या ऊपर वाले सेक्शन के लिए निकाला हूँ, C1 के लिए निकाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने C1 की वैल्यू निकाली, कितनी निकाली 0.45 FC और 3/7 XC। तो इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो एग्जाम में ये आ जाएगी आपकी 0.193 और ये आ जाएगा FC के XUB आ जाएगा। ठीक है भाई। और आप यहाँ से अब आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस फ्रॉम दी टॉप। तो यहाँ पे अब भाई y1 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो y1 में आपको याद ये C1 की वैल्यू आ गई और यहाँ से हम लोग y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y1 याद रखना आपको, सीधे डायरेक्ट वैल्यू लिखवा दे रहा हूँ मैं, 3/14 XU आ जाएगा। ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दी टॉप y1 के बेस में तुम्हारा। ये कौन सा वाला सेक्शन दे रहा हूँ मैं, ये वाला सेक्शन दे रहा हूँ, जिसमें मेरा स्ट्रेट डायग्राम में ये सेक्शन मेरा कैसा बनता है आपका, रेक्टेंगुलर सेक्शन बनता है तुम्हारा कहीं ना कहीं जाकर के। इसी तरीके से मैं पैराबोलिक के लिए भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है भाई। तो ये इन दोनों को हम लोग लीवर आर्म भी निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। तो लीवर आर्म कैसे निकालेंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि पैराबोलिक की शेप की वजह से कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकालेंगे। तो पैराबोलिक शेप के केस में याद रखना कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकलेगा, कंप्रेसिव फोर्स। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2/3 ये आएगा बेस इनटू हाइट, 2/3 बेस इनटू हाइट और विड्थ ऑफ द सेक्शन, जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा 2/3 और जो आपका यहाँ पे आप हाइट लोगे 4/7, क्योंकि पैराबोलिक शेप में मेरी कितनी आएगी, हाइट आएगी 4/7 आएगी मेरी, ये देख रहे हो आप। तो स्टार्ट डायग्राम की वजह से हम, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 2/3 आ जाएगी आपकी, और आ जाएगी जो वो आ जाएगी आपकी 0. भाई बेस तो वही रहेगा मेरा 0.45 FC पे रहेगा मेरा, और जो हाइट है मेरी वो मेरी कितनी आई थी यहाँ पे 4/7 XU थी मेरी, और जो विड्थ ऑफ द सेक्शन है क्या है, ये आपका B आ जाएगा। ठीक है भाई। यहाँ पर जो वैल्यू आई आपकी वो आ जाएगी आपकी, इस वैल्यू को याद रखेंगे 0.171, तो ये आ जाएगा FC के XU और ये B आ जाएगी, ये आ गया आपकी C2 की वैल्यू। ठीक है। और C1 और C2 जो निकल के आया मेरा, अब मुझे टोटल फोर्स निकालना है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालना है मेरा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालना है। तो C1 प्लस C2 को जोड़ दूंगा मैं, और उसको जोड़ने के बाद जो मेरी वैल्यू आती है 0.36 FC के XU इंटू B आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंप्रेसिव फोर्स आया वो किसके, इन केस ऑफ कंप्लीट पैराबोलिक शेप में, जो तुम्हारा ये वाला शेप है स्ट्रेट डायग्राम में, तो ये जो है आपका कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा। सीधे क्लियर है आपको। अब आपसे पूछा जाएगा क्या न्यूट्रल एक्सिस निकालो, वो आपसे पूछा जाएगा कि आप डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस निकालो। तो डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है आपको याद रखना है C1/1, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए C1/1 प्लस C2/2 अपॉन y1 प्लस y2। C1 मैंने बता दिया क्या है आपको, C2 मैंने बता दिया आपको क्या है, और सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन निकालोगे, या डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे, जो कि मेरी क्या है y बार आ जाएगी। वो आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.42 XU आ जाता है, 0.42 XU आ जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया आपको। ठीक है भाई। ये क्या आपका डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगा। ठीक है। अगर मुझे लीवर आर्म निकालना हो, मुझे क्या निकालना हो भाई, लीवर आर्म निकालना हो, तो लीवर आर्म को नोट कर लो Z से, तो वो आ जाता है D माइनस 0.42 XU आ जाता है आपका। ये क्या आपका लीवर आर्म निकालता है। और लीवर आर्म की है जरूरत क्या पड़ी मुझे निकालने की, इससे हम लोग मूवमेंट ऑफ डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मूवमेंट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है आपका, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। और लीवर आर्म होता क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग। लीवर आर्म क्या है, जो मेरी यहाँ से तुम्हारी स्टील की जो है लाइन तक जो है तुम्हारी, जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन तुम्हारी, यहाँ तक की लाइन जो है तुम्हारी, वो क्या आपकी लीवर आर्म। कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल स्टील तक की जो लेंथ है मेरी, वो क्या आपकी डिस्टेंस है, वो क्या आपकी लीवर आर्म। इसलिए मैंने टोटल डी में से क्या करा, जो भी मेरी डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस है उसको मैंने माइनस कर दिया। समझ में आया, सारी चीजें क्लियर होगी, वो अच्छी से जब क्लियर हो गया वो। अगर किसी को नहीं आया तो अपना हाथ खड़ा करेगा, दोबारा बताता हूँ उसको। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो, हाँ दोबारा समझाता हूँ मैं। ठीक है।
क्या समझ में नहीं आया? बताओ तो सर ये क्या बोलते हैं इसका फॉर्मूला? किसका फॉर्मूला समझ में आया? ये जैसे सर ये आपने ये y1 बताया, y2 बताया, c1 बताया, c2 बताया, ये नहीं आया। देखो y1 और y2 जो मैंने बताया था ना, सीधे तुम बाय वैल्यू क्या रखनी है उसको तुमने समझना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो मेन y1 और y2 तुम्हारा नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। सिर्फ तुमसे क्या पूछा जाएगा, लीवर आर्म क्या होगा तुम्हारा, तुमसे ज्यादा न्यूट्रल एक्सिस तुमसे पूछी जाएगी जो कि एक्सिस में। ये क्या है, y1 जो बताया मैंने तुम्हें कि डिस्टेंस है अगर यहाँ, जैसे कि ये तुम्हारा ये वाला सेक्शन दिया मैंने, तो y1 डिस्टेंस यहाँ पे फ्रॉम द टॉप और y2 डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप। तो सिर्फ ये है तुम्हारी, और इसकी जो वैल्यू है तुम्हारी मैं डायरेक्ट लिखवा दी, तुम्हारी ये वैल्यू सिर्फ डायरेक्ट याद रखनी, तुम्हारी नंबर तुम्हारे कोई नहीं काट सकता तुम्हारा, चाहे वो एक्सिस जेई का मेन तो चाहे तुम्हारा यूपीएससी का था, कहीं का कहीं कोई सही नहीं तुम्हारा, ठीक है। इवन यूपीएससी और यूपीएससी में तो मेन तुम्हारा है ही सब्जेक्टिव, पर मैंने तुम्हें बता दिया ये चीज। सर y2 की वैल्यू क्या होगी? y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू मैंने लिखाई थी, नहीं y1 लिखवाएंगे y1 लिखवाया है ना, तो y2 की वैल्यू 914 x, y2 की वैल्यू है जो है यहाँ पे देता हूँ मैं, y2 है 914 x। ये दो वैल्यू से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग इससे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं, सेंट्रोइड ऑफ द ग्रेविटी निकाल सकते हैं, सीधी निकाल सकते हैं। किसका किसका हम स्टेट डायग्राम का है ना, किसका इन केस ऑफ कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। समझ आई बात नहीं? जितनी क्लियर है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जहाँ तक हमारा मुझे सवाल है कि यहाँ से हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालेंगे, पहले ये समझ में आ गया हो तो इतना और डाल दो, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। देखो भाई मैं इसको एक बार अच्छे से और बता दे रहा हूँ, जिससे कि सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, है ना। पहली चीज क्या है, हमने क्या है, जो भी हमारा रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन है मेरा, ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन क्या है मेरा, रेक्टेंगुलर स्ट्रेट डायग्राम बनेगा, वो कैसा बनेगा, आपका पैराबोलिक बनेगा, जो कि मैंने ये बनाया है। जो स्ट्रेट डायग्राम बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, ट्रायंगल टाइप का बनेगा, जो मैंने ये बनाया है। उसके बाद क्या है, ऊपर वाला जोन क्या है, कंप्रेशन का जोन है, नीचे वाला जोन क्या है, तो आपका टेंशन का जोन है, जो कि मेरी क्या नीचे कहीं ना कहीं आपकी स्टील पड़ी हुई, रेनफोर्समेंट पड़ी हुई, जिसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ आ रही है आपकी। अब क्या है मेरा, जो मैंने क्या करा इसको, यहाँ से मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया इसको, एक पैराबोलिक का शेप बन गया जो कि C2 बन गया, और C1 क्या आपका, ये आपका जो एक रेक्टेंगुलर शेप बन गया आपका। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कंप्रेसिव फोर्स निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से, स्ट्रेट डायग्राम की हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग इसकी ए बी वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी कैसे आया आपका, सिमिलर ट्रायंगल आपका बड़ा वाला एंगल, तो वो बड़ा वाला आपका जो है साइड, तो वो क्या आ गया आपकी AC और 0.35, स्ट्रेन कितना आपका 0.35, और इसका छोटा वाला 0.2 और ऊपर AB। तो यहाँ से हमने AB की वैल्यू निकाली, और AB निकालने के बाद हमने क्या करा, अब मैं ये वाली हमें ये वैल्यू भी पता होनी चाहिए अब स्ट्रेन के लिए, तो हमारी BC की वैल्यू आ गई, x माने 4/7 तो करा, तो हमारी 3/7 आ गई। इसके बाद क्या करना है हमें, अब निकाली डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है सबका, इसका पूरे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, तो मैं C1 Y1 C2 Y2 और Y1 Y2, तो अगर Y1 Y2 क्या है, तुम्हारा क्या है, जो हमारा टॉप से हमारी जो फोर्स निकालना है हमारा Y1 डिस्टेंस पे, हमारी इस पे टॉप से जो फोर्स है मेरा, तो वो मेरा आएगा Y1। तो Y1 की वैल्यू मैंने आपको बताई, यहाँ पे कितनी लेते हैं हम लोग, मोस्टली ये बात आपको ओरल रिवीजन के तौर पर y2 914 x, y2 914 x ले लिया आपने, और y1 कितना लिया था हमने, y1 लिया 314 x। तो इसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, हमने निकाल लिया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो कि मेरी कितनी है 0.42 x, 0.42 x आ गई। ये मेरी क्या आ गई डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, या मैं कह सकता हूँ उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया, इसका CG आ गया तुम्हारा। अब मैं इसकी हेल्प से क्या निकाल सकता हूँ, लीवर आर्म निकाल सकता हूँ, b माइनस 0.42 x। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी को नहीं आया है, सारी चीजें क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग और कुछ चीजें हैं वो निकाल सकते हैं, और टोटल का कंप्रेसिव फोर्स निकालना है, तो क्या करा हमने, C1 जो निकाला है हमारा एरिया ऑफ स्ट्रेट डायग्राम, जो भी मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, बेस इनटू हाइट और इनटू विड्थ, और इसी तरीके से हमने पैराबोलिक सेक्शन में निकाल दिया 2/3 बेस इनटू हाइट इनटू विड्थ इनटू सेक्शन। तो 2/3 बेस कितना 0.45, और इसमें FC के और जो हाइट है 4/7 आएगी, इसकी यहाँ पे जो ये 3/7 ये आई आपकी x। इससे हमने C1 C2 की वैल्यू निकाली और दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरा कितना आ गया 0.36 FC के x³ आ गया। कंप्रेसिव फोर्स निकल गया इन केस ऑफ मेरा किसमें स्ट्रेट डायग्राम से, स्ट्रेट डायग्राम की हेल्प से क्या निकाल दिया
हमने कंप्रेसिव फोर्स निकाला। अब क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। दोनों की हेल्प लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, टेंसाइल जोन और आपकी टेंसाइल जोन कंप्रेसिव फोर्स की जोन की हेल्प लेंगे। वो कैसे करेंगे उसको देखते हैं, समझते हैं। मालूम मेरा कंप्रेसिव फोर्स कितना आया, वो आया आपका 0.36 FCK XU और एक B। और जो मेरा टेंशन फोर्स होता है वो आपको याद रखना कितना आएगा, 0.87 F/AST। ये आपका आता है टेंशन फोर्स आता है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करूंगा, इक्वल कर दूंगा मैं। यहाँ पे जब दोनों को इक्वल करूंगा मैं, इक्विलिब्रियम जोन में लेके जाऊंगा मैं इससे, तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो वो आएगी आपको 0.36 FCK XUB और ये आएगा आपका 0.87 F/AST। ये क्या है, एरिया ऑफ स्टील है आपकी, है ना, एरिया ऑफ स्टील है। और ये क्या आपका, यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, बेहतर आपकी, और ये क्या है आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करने का, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो वो कितना आ जाएगी, 0.87 F/AST अपॉन ये आ जाएगा आपको, ये जो है आ जाएगी 0.36 FCK, ये आ जाएगी आपकी B, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको D से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं D से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे D से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी आ गई एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। जो कि आप लोग पढ़े होते हो कि लिमिटिंग डेप्थ मेरी ज्यादा होनी चाहिए, तब मेरी जो अंडर एनफोर्समेंट बनती है, और ओवर एनफोर्समेंट के लिए मेरी क्या होती है, जो एक्चुअल डेप्थ है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो आपने एक्चुअल डेप्थ किससे निकाली, ये आपने स्ट्रेट डायग्राम से निकाली। चीजें क्लियर है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेट डायग्राम की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेट डायग्राम की हेल्प से हम लोग लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं। तो ये चीजें क्लियर है आप लोगों को। अगर किसी क्लियर नहीं है तो वो उतार सकता है इसको, ठीक है, इसको उतार दो। देखो जैसे कि हम लोगों ने क्या निकाली, यहाँ पर निकाली हम लोगों ने एक्चुअल डेप्थ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाली, एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। तो ये आपकी आ गई। तो इसमें क्या है आपका, ये आपने कंप्रेसिव फोर्स निकाला, किसकी वजह से, टेंशन जोन में जो टेंशन जोन में आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है वो, और ये आपका किसमें लग रहा है, आपका जो आपका कंक्रीट की वजह से लग रहा है। तो अब क्या करना आपने, ये निकालिए। अब इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं स्टील के केस में से, स्टील की वजह से तुम्हारा ये तो स्टील की स्ट्रेस की वजह से आ गया तुम्हारा। अब हम लोग निकालेंगे किसकी वजह से, सिर्फ स्टील की वजह से। तो वो तुम्हारा हमारा एक्सियल लिमिटिंग बाई दैट आ जाएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टील जो है आपसे पूछा जाता है, एक्सियल लिमिटिंग बाई दैट कैसे आएगा उसको हम लोग समझते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें वही हमारा स्ट्रेन है, तुम्हारा ऊपर वाला स्ट्रेन है प्लस नीचे वाला स्ट्रेन है। तुम्हारा कंक्रीट में कुछ स्ट्रेन लग रहा है, तुम्हारा आउटर मोस्ट फाइबर पे कितना लग रहा है आपका 0.0035। तो ये आपका आ जाएगा 0.0035 आ जाएगा। और जो आपका यहाँ पे लग रहा है, आपको जो स्ट्रेन यहाँ पे लग रहा है वो कितना लग रहा है आपका 0.87 F/, और ये ES ये आपका 0.002 है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं परेशानी। अब क्या है, अब यहाँ से हम लोग क्या करें, 0.ES है, ये क्या है, दिस इज द मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी क्या होती है भाई, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 0. यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे D-XU अपॉन ये कर देंगे हम लोग XU से, ठीक है। D-XU अपॉन XU से यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, जो हमारी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं हम लोग, वो हमारी इससे हम लोग कंपेयर करेंगे अंडर एनफोर्समेंट ओवर एनफोर्समेंट को पता करने के लिए। तो वो याद रखना आपको, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, XU/D लिमिटिंग जो आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी यहाँ पे, वो आ जाएगी आपकी 0.0035 अपॉन आ जाएगा वो 0.87 F/, अपॉन ES प्लस 0.002 आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ गई आपकी। नहीं, ये जो है आपकी इसमें जो है 0. ये तो ठीक है, पर लेकिन इसमें ये जो है आ जाएगा कि इसमें परमिशन स्ट्रेस आ जाएगी कंक्रीट की
0.0055 आ जाएगी परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द कंक्रीट। ये आपका सीधे डायरेक्ट वैल्यू देगा और डायरेक्ट वैल्यू आपसे पूछ देगा आपसे। तो ये क्या आपकी किसकी वजह से आएगी? लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस आएगी। अब इसका कंपेयर कर सकते हैं हम लोग लिमिटिंग डेप्थ का और किसका? एक्चुअल डेप्थ का। अगर मेरी एक्सिव लिमिटिंग डेप्थ जो है मेरी अगर ज्यादा होती है किससे? एक्चुअल डेप्थ से, एक्सिव बाई डी से अगर ज्यादा होती है तो मेरा जो सेक्शन बनता है वो मेरा बनता है अंडर रेनफोर्समेंट। ये बनेगा आपका अंडर रेनफोर्समेंट बीम बनेगी, अंडर रेनफोर्समेंट बीम। अच्छा, अंडर रेनफोर्समेंट बीम का एक अच्छी खासियत होती है क्या कि उसके अंदर डक्टाइल नेचर होता है। डक्टाइल नेचर क्या है आपका? वो फेल, जब भी मेरा उसके अंदर क्या फेलियर होने से पहले जब भी वो फेल होगी तो हमें इन्फॉर्म करेगी वो हमारी, ठीक है। तो इसलिए ये वाली अंडर रेनफोर्समेंट ज्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू ओवर रेनफोर्समेंट। इसमें क्या होगा भाई, यहाँ पर देख रहे हो आप स्ट्रेन है, स्ट्रेन ज्यादा है क्योंकि जो हमारे एक्चुअल लिमिटिंग बाई डेप्थ की जो वैल्यू है तुम्हारी जो क्रिटिकल डेप्थ है, इसको हम लोग कभी क्रिटिकल डेप्थ और लिमिटिंग डेप्थ कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये जो वैल्यू है मेरी ज्यादा है, इसकी वजह से स्ट्रेन इसमें अच्छा है, स्ट्रेन की वजह से क्या करेगा ये इन्फॉर्म कर सकता है आपको। दूसरा क्या है आपको, अगर एक्सिव की वैल्यू अगर मेरी ज्यादा होती है किससे? ये एक्चुअल डेप्थ अगर मेरी ज्यादा होती है, मान लो एक्चुअल डेप्थ मेरी ज्यादा होगी तो एक्सिव लिमिटिंग बाई डी से, क्रिटिकल डेप्थ से, तो मेरा क्या बनेगा? ओवर रेनफोर्समेंट बनेगा। ये बन जाएगा कि डी कैसे बनेगी? ओवर रेनफोर्समेंट बीम बनेगी, ओवर रेनफोर्समेंट बीम बन रही होती है। अगर एक्सिव लिमिटिंग, अगर दोनों एक्चुअल डेप्थ मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक्चुअल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ मेरी अगर इक्वल होती है, अगर मेरी इक्वल होती है तो मेरा जो सेक्शन बनता है वो कैसा होता है? बैलेंस बीम सेक्शन, बैलेंस बीम सेक्शन। तो मोस्टली जो मेरी डिजाइनिंग हो रही होती है वो मेरी किसके लिए डिजाइनिंग होती है? अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन के लिए डिजाइनिंग हो रही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको। और एक अब आपको याद रखिए एक चीज क्या है, जो मेरी क्रिटिकल डेप्थ है एक्सिव लिमिटिंग बाय डेप्थ, जब मेरा अगर Fe 250 है, Fe 250 कैसी है आपकी माइंड की चीज है, तो इसके लिए वैल्यू याद रखिए आपको 0.53 होगी आपकी, ठीक है। अगर मेरी एक्सिव लिमिटिंग बाई डेप्थ है मेरी, तो इसके लिए जो वैल्यू याद रखिए वो आपकी लिखनी 0.40 है। किसके केस में? ये आपकी आएगी 4.5 के केस में। कैसा? जो आपका Fe कितना है? 415 है आपका। ये कई बार गलत वैल्यू पूछ जाती है। और यहाँ पे आपकी जो एक्सिव लिमिटिंग बाई डेप्थ की जो वैल्यू है क्रिटिकल डेप्थ है जो मेरी, और मैं कह सकता हूँ कि क्रिटिकल डेप्थ इसकी तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, वो आ जाएगी आपकी 0.46। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अब कंप्रेसिव फोर्स, अगर आपको मूवमेंट रेजिस्टेंस फोर्स निकालना है, आपको क्या निकालना है? मान लो मूवमेंट रेजिस्टेंस फोर्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्रेसिव फोर्स इनटू आपकी लीवर, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स अगर मैं निकालता हूँ कंक्रीट के लिए, अगर मुझे निकालना है कंक्रीट के लिए तो क्या करोगे आप? 0.36 FC के एक्सिव बी, और जो आपका लीवर आर्म कितना है? D माइनस 0.40। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा? एमयू लिमिटिंग निकल जाएगा। एमयू लिमिटिंग किसी केस में? कंक्रीट के सेक्शन के केस में तुम्हारा, ठीक है। कंक्रीट के सेक्शन के केस में अगर मैं बात करूँ तो इसके केस के, अगर मैं बात करूँ स्टील के केस में, स्टील के केस में जो निकल जाएगा वो आपको याद रखना है, वो आ जाएगा आपका एमयू लिमिटिंग निकल जाएगा आपका 0.87 F/AST, और ये आ जाएगा आपका जाकर के D 1 माइनस AST F/AST, और ये जो है हो जाएगा आपका AST BD/FC। ये आपका किसी केस में हो जाएगा? इन केस ऑफ कंक्रीट, इन केस ऑफ स्टील के केस में तुम्हारा। अगर तुम्हारा जो बीम है वो कैसा अंडर रेनफोर्समेंट बीम है तुम्हारा, ठीक है। देखो जैसे कि बताया मैंने, एमयू लिमिटिंग क्या है? मूवमेंट होता है। मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है तुम्हारी। फोर्स क्या है? मान लो कंप्रेसिव फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे लीवर आर्म है। जेड क्या है? जेड लीवर आर्म। D माइनस 0.42 x, ये है तुम्हारा लीवर आर्म।
तुम्हारा। इसी तरीके से जब मैं बात करता हूँ किसकी, जब मैं बात करता हूँ ये तुम्हारा किसकी केस में, कंक्रीट के केस में है तुम्हारा। और जब मैं बात करता हूँ स्टील के केस में तुम्हारा ये कितना आता है, वो आता है तुम्हारा, वो आ जाएगा 0.87 FIAST तुम्हारा, है ना। और ये तुम्हारा कंप्रेसिव फोर्स आया था तुम्हारा, इसका जो लीवर हमारा लीवर आर्म का आ जाएगा 0.0 D माइनस 0.42 x हो जाएगा तुम्हारा, ये एक्सिव था तुम्हारा, है ना। 0.42 एक्सिव था ना ये लास्ट में तुम्हारा। तो लास्ट में तुम्हारा क्या था, D माइनस 0.42 एक्सिव। इसके बाद क्या करना है, ये आपका दोनों की वजह से कंपेयर फोर्स इससे आपने निकाल लिया। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, मैं यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये एमयू लिमिटेड स्टील के केस में तुम्हारा, अगर मैं कंपेयर करूँ तो तुम्हारा कंपेरेटिव फोर्स भी कंपेयर करता हूँ मैं, तो क्या है आपका 0.36 FCK और ये XUB। इसकी एक्चुअल में क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं 0.87 F और ये क्या है AST आ जाएगा तुम्हारा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए ये क्या आ जाएगा आपका, ये फॉर्मूला निकल जाएगा 0.36 FCK XU और ये B अपॉन 0.87 F आ जाएगा तुम्हारा। ये एरिया ऑफ स्टील निकालना है। अब तुम्हें निकालना है उसके अंदर कितनी स्टील पड़ी हुई है, परसेंटेज में निकालना है तुम्हें परसेंटेज में निकालना है। तो तुम क्या करोगे, AST अपॉन BD इंटू 100 कर दोगे। AST तुमने निकाली, BD से तुम डिवाइड कर दोगे, इससे तुम्हारा क्या आएगा, परसेंटेज निकल के आ जाएगी, परसेंटेज निकल के आ जाएगी आपकी किसकी, स्टील की। इसको हम लोग कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, कहते हैं टेंसाइल परसेंटेज स्ट्रेंथ, टेंसाइल परसेंटेज स्ट्रेंथ इन किसकी, बीम में तुम्हारी। तो ये बात आपको, ये तो आपका टेंसाइल परसेंटेज निकल के आ गई आपकी, तो उसको हम डिनोट करते हैं PT से। किससे डिनोट करते हैं, PT से। जैसे हमारी वैल्यू आई थी कुछ, हमारी एक वैल्यू आई थी हमारी किसके लिए, FB जैसे एक्स लिमिटेड बाई D, इसके लिए वैल्यू आई थी। इसी तरीके से हमारी PT परसेंटेज ऑफ स्टील है तुम्हारी। अगर मान लो तुम्हारा कौन सा आएगा, तुम्हारा FB 250 है तुम्हारा, तो उसके लिए जो वैल्यू होती है वो याद रखनी है आपको, वो होती है आपकी 0.00, ये हो जाएगा आपका 88 और ये हो जाएगा FC, बहुत इंपॉर्टेंट है। और FE 415 के लिए जो वैल्यू हो जाएगी मेरी, वो हो जाएगी आपकी जा करके 0.0479 FCK हो जाएगी। और FE 500 के लिए वैल्यू हो जाएगी मेरी, वो हो जाएगी आपकी जा करके 0.0, ये हो जाएगी आपकी 38 FCK। ये परसेंटेज ऑफ स्टील निकल के आएगा तुम्हारे किसी केस में, तुम्हारे अगर मैं 250 आयरन यूज कर रहा हूँ, मैं अगर 415 यील्ड स्ट्रेंथ यूज कर रहा हूँ, अगर 500 यील्ड स्ट्रेंथ यूज कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाली। यही फॉर्मूला कैसे, परसेंटेज स्टील के लिए तुम्हारा, तो ये तुम्हारा PT निकल के आ गया तुम्हारा। तो दिस इज द PT, ये क्या आपकी PT निकल के आ गई। वहां से क्या आपकी ये आपकी PT का डेप्थ निकल के आ गई, जो मैंने बताई थी मैंने। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वैल्यू आपको याद रखनी है। 250 के लिए 0.088 FCK और 415 के लिए 0.0479 FCK और इसके लिए 0.38 FCK। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब क्या करना है इसको, अब मान लो एक चीज और बताता हूँ मैं यहाँ पे, एक चीज और समझ लेंगे, ये सब तो उतारी है ना मैंने। देखो अब मैं क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हूँ यहाँ पे, तो ये क्या है, जैसे कि आपका ये आया एमयू लिमिटिंग आया मेरे यहाँ पे, तो एमयू लिमिटिंग कितना है भाई 0.36 FCK XU और ये आया B। तो यहाँ पे मैं क्या क्या मैंने D कॉमन ले लिया, मतलब मैंने यहाँ पे D कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ गया आपका 1 माइनस 0.42 XU बाई D आ गया। ठीक है, और D पहले से ही ऑलरेडी मौजूद था वहाँ पे, क्यों भाई, ये कहीं ना कहीं D पहले से ही ऑलरेडी मौजूद था वहाँ पे। एक बार देखना जरा, D पहले से मौजूद था वहाँ पे, नहीं, यह एक काम करेंगे हम लोग, इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से। तो तुम्हें याद रखनी है कुछ वैल्यू, तो यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, मैं बात बता दूंगा। ठीक है भाई, ये जो है वैल्यू याद रखनी है तुम्हें। अगर RU है, डिस्टिंक्ट मूवमेंट है तुम्हारा, वो आ जाएगा MU ओवर BD स्क्वायर आ जाएगा। MU ओवर कितना आ जाएगा, MU लिमिटिंग ओवर BD स्क्वायर। तो ये MU लिमिटिंग ओवर BD स्क्वायर डिस्टेंस मूवमेंट आ जाएगा, ये इसी वैल्यू से निकल के आएगा। इसको मैं अभी समझाऊंगा तुम्हारा। ये क्या है तुम्हारा FE 250 है, तो इसके लिए वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस मूवमेंट है तुम्हारा। क्या है ये
रेजिस्टिंग कांस्टेंट मूवमेंट है तुम्हारा, कांस्टेंट है एक प्रकार का तुम्हारा, ये कभी कभी पूछते जाता डायरेक्ट तुम्हारा। तो एंगुलर मोमेंटम ओवर वी स्क्वायर, तो एफ 250, एफ 415 और एफ 500 के लिए वैल्यू बहुत ऊपर डायरेक्ट तुमसे पूछेगा रेजिस्टिंग कांस्टेंट मूवमेंट जो है तुम्हारा वो कितना होगा, तुम्हारा रेजिस्टिंग कांस्टेंट कितना होगा अगर मूवमेंट डिस्टेंस है तुम्हारा। तो ये तुम्हें याद रखना 0.148 एफसी के, 0.148 एफसी के, एक तो ये वैल्यू याद रखनी है और दूसरी जो वैल्यू है आपकी वो याद रखनी है 0.138 एफसी के, और याद रखिए 0.133 एफसी के। ये जो वैल्यू है आपकी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपका क्या है रेजिस्टिंग कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस मूवमेंट कांस्टेंट है आपका, ठीक है भाई। ये कैसे आया मेरा, यहाँ पे जो है कोई कुछ चीज मिसिंग है उसको मैं लिख लूंगा, ठीक है भाई।